गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमें आज़ादी कब मिली? हमें आज़ादी कब मिली? तो आप सब ये बोलेंगे, ये तो किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लिया होता तो पता चल जाता कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी हमें दिलाने में सबसे बड़ा महत्व किसका, सबसे बड़ा हाथ था? वो था, किसका था? वो है गांधी जी का। तो गांधी जी के मार्गदर्शन पर भारत के नवयुवकों ने हमें आज़ादी दिलवाई और साथ ही उनके ही मार्गदर्शन पर कितने सारे उनके विचारों पर चलकर हमारे देश की उन्नति के लिए लोगों ने कार्य किया है। ऐसे ही एक गांधी जी के विचारों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो आज का चैप्टर हमारा है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कर्मयोगी और इनके जो लेखक हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हमारे 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। और यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र माने हमें जिसके बारे में लिखा गया है उसकी प्रतीति कराते हैं, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम किन के बारे में पढ़ेंगे? शंकर दयाल शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आपने आरंभ किया। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय
तथा हमारे चिंतन की मूलाधार, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा जी, जो हमें पता है कि हमारे 9वें राष्ट्रपति थे, उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया था। तो अब आगे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त में ये पाठ क्या कहना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ियों से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया में शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में शास्त्री जी के व्यक्तित्व के विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि वे अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में माने इस चैप्टर में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके जीवन में एक ही सूत्र था जो गीता के उपदेश से है, तू अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। उसी सिद्धांत पर लाल बहादुर शास्त्री जी कार्य करते थे। वो कभी भी अपने भाग्य पर बैठे नहीं रहते थे। वो उनको कर्म में ही विश्वास था। हम यहाँ पे शब्दार्थ तो लिखेंगे ही, साथ ही हम यहाँ पे जो इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, माने कि जो मेन हाईलाइट करने की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी और साथ में शब्दार्थ भी लिखते जाऊंगी, जिस पर आपको पता चल सके। यहाँ पे शब्दार्थ लिखूंगी, यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट लिखूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना। शास्त्री जी के साथ कर्मयोगी, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना। तो अब हम चैप्टर समझते जाएंगे और साथ में ये टॉपिक जहाँ पे आएंगे मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, आप करते जाना, क्योंकि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं वो अंडरलाइन करनी है, क्योंकि इसमें डेट भी याद रखनी है, कौन से कार्य किए हैं
वो भी याद रखना है, कहाँ कहाँ कार्य किया है वो भी याद रखना है। इसीलिए जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करवाऊँ आप सबको वहाँ पे अंडरलाइन करना है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है जो चैप्टर का मेन है, कर्मयोगी। मतलब कि कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला या कर्म करने वाला, कर्म करने वाला। आपके मटेरियल में दिया गया हुआ ही है। उपयुक्त माने उचित, उपयुक्त मतलब उचित। उचित। तो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा जी कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन ही संपूर्ण कर्म के ऊपर था, इसीलिए उनके नाम के साथ कर्मयोगी जोड़ना, विशेषण जोड़ना आवश्यक है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस पद पर महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, अब मैंने बोला था कि आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगी, तो सबसे पहली लाइन है ना, शास्त्री जी के नाम साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना। तो कर्मयोगी विशेषण उनके नीचे अंडरलाइन कीजिए और साथ ही सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक, तो हमारा यहाँ पे ये जो लिखते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ। आपको पीछे नोट दिया गया हुआ ही है ना, देख लो पीछे नोट दिया गया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो, तो वहाँ पे भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य परिवार से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुँचे। वो एक बहुत ही सामान्य से घर से लेकर वो प्रधानमंत्री पीएम तक के पद तक उन्होंने जो सफ़र तय किया है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो जो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, तो उसके पीछे उनका कर्मयोगी होना ही सबसे अधिक महत्व बन गया था। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य के भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा। उनके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए कि
चिंतन और कर्म पर भरोसा। तो वो हम क्या बैठे रहते, हमारा लक बुरा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन गीता में भी यही लिखा हुआ है ना, तू अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। तो यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री जी यही सिद्धांत पर चले रहे थे कि वो अपने भाग्य पर नहीं बैठे थे, वो अपने कर्म और चिंतन पर ही डटे हुए थे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो मैंने पहले ही कहा कि फल की आशा बिल्कुल नहीं थी और कर्म को ही ईश्वर मानना। हम जितना कर्म करते हैं उतना ही उनको मिलता है। कर्म को ईश्वर मानना, कर्म को ईश्वर मानना। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। जब कभी उन्हें अवसर, चांस मिला कि आगे बढ़े, फिर भी वो आगे नहीं बढ़े और इग्नोर किया उनको। बजाय मतलब बदले चिंतन मनन क्रमशः क्रम के अनुसार उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। तो समर्पित मतलब अर्पित होना, उपेक्षित उदासीन निष्काम यहाँ पे आपके मटेरियल में कल की अपेक्षा न रखना,
तो वो नहीं आएगा। फल की अपेक्षा न रखना। अपेक्षा न करना, फल की अपेक्षा न करना। तो वो तो अपने कर्म में ही मानते थे, इसीलिए उनको कोई फल की इच्छा नहीं थी। इसीलिए उनके गीता के निष्काम कर्मयोगी के का प्रतिरूप मतलब उदाहरण, उदाहरण गीता के जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं उसके उदाहरण के रूप में शास्त्री जी को देखा जाता था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अति उपयुक्त है। तो सही कहा शंकर दयाल शर्मा जी ने, क्योंकि उसको तो अपना कर्म कार्य ही किए जाना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। इसीलिए उन्हें कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा उचित है। शास्त्री जी का जीवन दर्शन शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। और शास्त्री जी अपने उद्देश्य शास्त्री जी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, कर्म का भाव, और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। शास्त्री जी को जो उद्देश्य दिया जाता था वो अपने कोई भी कार्य, शास्त्री जी को कोई भी कार्य दिया जाता था तो उसमें वो अवश्य ही सफल लेते थे, क्योंकि उनको अपने कार्य पर अटूट आस्था थी। जो कार्य में लग जाते थे उसी कार्य में वो
जुड़ जाते थे, पूरी तरह से जुड़ जाते थे। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, जो अपना उद्देश्य है, जो उनका कार्य है, उनका कार्य पूरा नहीं होने तक वो उनके पीछे ही लगे रहते थे, तथा कर्म, उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, डेडिकेशन, फुल ऑफ द डेडिकेशन अपने कार्य के प्रति रखते थे। ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह एक विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। तो शास्त्री जी ने ये बात जो मैंने 3 बताया कि उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, कर्म का भाव और कर्म के प्रति डेडिकेशन, अगर वो एक भाषण में उन्होंने अपने श्रोताओं को कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड में हो, अगर उसमें आपको सक्सेस होना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो कहते हैं कि आपके कार्य, आपका वर्क, फिर डेडिकेशन, समर्पण, डेडिकेशन, भक्ति, आप किस प्रकार से आप उस कार्य को कर रहे हैं उसके बारे में, और कर्म के में समन्वय होना चाहिए। इस सारी चीज़ों का अगर समन्वय माने एक समान हो जाता है, तभी वो कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। आस्था, श्रद्धा, जीवन दर्शन, जो हमारी विचार सरणी है उसे हम विचारधारा कहते हैं, जीवन दर्शन कहते हैं। दायित्व, जिम्मेवारी, जिम्मेदारी। एक बार आप यहाँ तक अच्छी तरह से एक बार रीड कर लीजिए, हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में आप यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए। तो इस पैराग्राफ की पेज नंबर 20, और यदि मटेरियल है तो पेज नंबर 24 के जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी 4th लाइन से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहते हैं तो समन्वय होना चाहिए, तब तक आप अंडरलाइन कर लेते हैं। फटाफट अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसकी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निर्वाण है।
अभी शास्त्री जी की सफलता का रहस्य वो बड़ी महत्वपूर्ण चिंतन में मानते हैं। और शंकर दयाल शर्मा जी यही मानते हैं कि किसी भी देश, समाज, व्यक्ति को विकास होना हो तो उनको अपने जो विचार सरणी है, अपना जो कार्य है, उसके प्रति जो लगन है, उस सिद्धांत पर चले तो ही वो सफल हो सकते हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके यह गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। देखो, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि शास्त्री जी का जीवन, श्रम, सेवा, सादगी, और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी का जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, अजोड़ उदाहरण है। निहित, भीतर रहा हुआ, फिर है अनुपम, बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं है। बेजोड़। तो ये सारी चीजें जो है, ये उनके गुण केवल कार्यों में और विचारों में अभिव्यक्त नहीं होते थे, उनके जीवन में भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। सिर्फ बोलने में और कार्य करने में नहीं, लेकिन उनके संपूर्ण जीवन में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये सारे गुण शास्त्री जी में हैं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वो एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। शास्त्री जी एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित थे। शास्त्री जी एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित थे। उन्हें बस अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने राज्य को अच्छा बनाना था। उसमें क्या लाभ हो सकता है वही वो सोचते थे, और इसके लिए ही वो जाने जाते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक
बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके एक कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया है। देखो क्या कहते हैं कि ऐसे कार्य करने से, ऐसे सादगीपूर्ण रहने से सभी लोग उनको पहचानने लगे। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो देश को संभालने की जिम्मेदारी शास्त्री जी पर आ गई थी। सबको लगा कि यही जो व्यक्ति है जो नेहरू जी की जगह ले सकता है, और नेहरू जी ने जो वारसा दिया था, जो राजनीतिक वारसा दिया था, उस पर वो चले। और दुनिया ने साफ साफ देखा कि प्रधानमंत्री बनने की हैसियत उनमें है, और उनके निर्मल चरित्र, साफ क्लीन कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी शास्त्री जी ने देश की सारी आकांक्षाओं, सारी इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण किया है। यहाँ तक एक बार रीड कर लीजिए। होमवर्क यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको जो शब्दार्थ मटेरियल में दिए गए हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे, और जिनके पास टेक्स्ट बुक है तो वो लोग टेक्स्ट बुक्स में से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो चैप्टर नंबर 4 के शब्दार्थ फेयर बुक में लिखें। चैप्टर 4 के शब्दार्थ फेयर बुक में लिखें। मैंने पहले ही बताया, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बढ़िया है, नहीं है तो मटेरियल तो है ही आपके पास, और भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, यदि आप यह कहना चाहते हैं तो मैं और एक ऑप्शन आपको देती हूँ। इंटरनेट तो आप यूज़ करते ही हो, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, शाला मित्र। हर बार मुझे ये क्वेश्चन करे जाता है कि कहाँ से लिए। शाला मित्र करके ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको 8th हिंदी और गुजराती, संस्कृत, ये तीनों टेक्स्ट बुक आराम से अवेलेबल आपको हो जाएंगी। तो आज हमने देखा कि शास्त्री जी के नाम साथ कर्मयोगी जोड़ना, विशेषण जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वो अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहने में से नहीं थे। वो लोग शास्त्री जी अपने कर्म में ही विश्वास रखते थे।
वो एक सामान्य परिवार से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। वो चिंतन और कर्म पर भरोसा करते थे, ईश्वर को, कर्म को ही ईश्वर मानते थे, अपने कार्य में ही सर्वस्व देखते थे, फल की इच्छा नहीं रखते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। निष्काम कर्मयोगी मतलब फल की अपेक्षा किए बिना वो अपना कार्य किए जाते थे। शास्त्री जी ने अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था थी, जो अपने कर्म के लिए दृढ़ आस्था थी, उस कर्म करने के लिए का भाव था और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण देखने को उनके जीवन में मिलता है। शास्त्री जी का जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया हुआ है, आगे चलकर और हमें पता चलेगा। और साथ में शास्त्री जी एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित थे। उन्हें यही दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से मैं अपने राष्ट्र का अच्छा कर सकूं, लाभ पहुंचा सकूं, वो उस पर ही लगे रहते थे। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तब देश को संभालने की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी पर आ गई थी और उन्हें यह जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी। तब से लेकर लोगों के दिल में वो राज करने लगे थे। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। होमवर्क लिख लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम स्टार्ट करेंगे कि शास्त्री जी, यहाँ तक तो शंकर दयाल शर्मा ने, अभी एक और पैराग्राफ है जिनमें शंकर दयाल शर्मा जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में, सिर्फ उनके जीवन में क्या क्या अच्छाई है उसके बारे में बताया है। अभी उनके जीवन का जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से होगा वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।